क्वांटम मैकेनिक्स में अभी तक आप लोग फिलोसफी ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री समझ चुके हो। उसके बाद हम लोगों ने ऑपरेटर का कुछ बेसिक बातें की और उसके बाद हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी ऑपरेटर से रिलेटेड। पहली प्रॉपर्टी हमने बोली कि आपके जो ऑपरेटर होते हैं वो डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। उसके बाद आपने कहा कि अगर मैं ऑपरेटर का स्क्वायर करूँ इसका मतलब आपको ऑपरेटर को 2 बार ऑपरेट करना है। तीसरी प्रॉपर्टी आपने पढ़ी कि ऑपरेटर जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर होते हैं वो सभी की सभी लीनियर इन नेचर होते हैं। चौथी प्रॉपर्टी के अंदर आप लोगों ने उन सभी ऑब्जर्वेबल के कोरस्पोंडिंग जो आपके पास क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर ऑब्जर्वेबल्स थे उन सभी के कोरस्पोंडिंग आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स में जो जो ऑपरेटर थे आपने उन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। आपने वहाँ पर पोजीशन का ऑपरेटर देखा, आपने वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का ऑपरेटर देखा, आपने वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर देखा, आपने वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का भी ऑपरेटर देखा। उसके बाद आप लोगों ने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की भी वहाँ पर बात की। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टी नंबर 5 जो थी हमारी कोमूटेटर। उसके ऊपर हमने अच्छा खासा फोकस किया। हम लोगों ने वहाँ पर कोमूटेटर के जनरल एक्सप्रेशन याद किए। पहले डेरिवेटिव का पोजीशन और पोजीशन की पावर के साथ, पोजीशन का मोमेंटम और मोमेंटम की पावर के साथ, मोमेंटम का पोजीशन और पोजीशन की पावर के साथ, और उसके बाद हम लोगों ने मोमेंटम का मोमेंटम या मोमेंटम की पावर के साथ भी हम लोगों ने वहाँ पर कोमूटेटर के जनरल एक्सप्रेशन को याद किया। उसके बाद हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम का रिप्रेजेंटेशन सीखा, किस तरीके से हम लोग एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं। हमने वहाँ पर LX, LY और LZ को रिप्रेजेंट करना सीखा। उसके बाद आप लोगों ने कोमूटेटर देखे एंगुलर मोमेंटम के पोजीशन के साथ, मोमेंटम के साथ और एंगुलर मोमेंटम के साथ, इन सभी के जनरल एक्सप्रेशन आपने वहाँ पर याद किए। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ी प्रॉपर्टी नंबर 6 जो थी आपकी हर्मिटिसिटी। हर्मिटिसिटी के अंदर सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा हर्माइट का दिया हुआ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, किस तरीके से आप हर्मिशियन ऑपरेटर को लिखते हैं। उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा हर्मिशियन एडजॉइंट मेथड या फिर डैगर मेथड, जिसकी हेल्प से आप लोग ऑपरेटर को हर्मिशियन प्रूव करते हो। उसके बाद आप लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी हर्मिशियन की। आपने वहाँ पर कहा कि समेशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। उसके बाद आपने कहा कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन व्हेन दे कोम्यूट। उसके बाद आप लोगों ने कहा कि कोम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर इज एंटी हर्मिशियन, या फिर आप बोल सकते हो कि एंटी कोम्यूटेटर ऑफ 2 हर्मिशियन ऑपरेटर इज हर्मिशियन। उसके बाद आप लोगों ने प्रॉपर्टी नंबर 4 पढ़ने से पहले, हर्मिशियन की प्रॉपर्टी को आगे पढ़ने से पहले आप लोगों ने आइगन फंक्शन को देखा, आइगन वैल्यू को देखा और आपने आइगन वैल्यू इक्वेशन की बात की। उसके बाद आप लोगों ने 1-2 प्रॉपर्टी और पढ़ी हर्मिशियन की, और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फीचर्स देखे आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू इक्वेशन के। आज की क्लास के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या होता है, साई या फिर साई स्क्वायर क्या होता है, उसके बारे में हम आज की क्लास के अंदर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हे गाइस, दिस इज आरजे एंड वेलकम टू आरजे एकेडमी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा को सारा कंप्लीट कर लिया है। जितना मैंने आपको बताया ऑपरेटर अलजेब्रा इतना ही है आपके सिलेबस में और आपको इतना ही पढ़ना है। बस मैंने आपको अभी तक एक प्रॉपर्टी नहीं बताई है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू की। वो प्रॉपर्टी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है, उसका काफ़ी टाइम तक कोई यूज़ नहीं होने वाला है, इसलिए मैंने आपको वहाँ पर वो चीज़ नहीं कराई। जब उसका यूज़ होगा तभी मैं आपको बताऊँगा वो प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी है ब्रैकेट वाली। ब्रै क्या होता है, कैट क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी होती है आइगन फंक्शन की, आइगन वैल्यू इक्वेशन की। तो उसके बारे में बात हम तब करेंगे जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अभी हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने आपको वो चीज़ नहीं बताई। और आज हम लोग शुरू कर रहे हैं अपना अगला टॉपिक प्रोबेबिलिटी एंड नॉर्मलाइजेशन। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसके बारे में अच्छे से देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी करने वाले हैं आज। और आज का लेक्चर में हम लोग मैथमेटिक्स का यूज़ करना शुरू कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। तो अगर आपने मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर दिया था क्वांटम मैकेनिक्स, जहाँ पर मैंने आपको बताया था फॉर्मूलेज डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के, अगर आपने वो लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो आप देख कर आओ, क्योंकि अब यहाँ पर आपके बाद आपको इंटीग्रेशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है, डिफरेंशिएशन की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। और मैं मानकर चल रहा हूँ कि आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आता है, उसी के बाद आप यहाँ से आगे बढ़ना। अगर आपको वो चीज़ नहीं आती तो आप प्लीज़ उसे पढ़ कर आइए, क्योंकि आज के लेक्चर के बाद मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर। पर अगर आप मेडिकल साइड से हो, अगर आपने 12th क्लास के अंदर आपके पास मेडिकल थी, तो आप डरिए मत। इतनी भी कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल का इंटीग्रेशन करेंगे, बहुत रॉकेट साइंस है मैथ के अंदर भी। नॉर्मल मैथमेटिक्स यूज़ करेंगे। मैंने आपको जितनी लेक्चर उन्होंने बताई है उतनी ही ज़रूरत पड़ेगी, आप बस उतना पढ़ के आ जाइए, उसमें काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास के अंदर मैंने आपको
आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे डीपीपी के और मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं उसे सोल्व कर दूंगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करोगे। तो कमेंट्स तो मेरे पास आए नहीं, तो और उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको पहले डीपीपी दे देता हूँ सारी की सारी क्वांटम केमिस्ट्री की, उसके बाद एक नई सीरीज़ बनाएंगे जिसके अंदर मैं आपको सीरीज़ वाइज जो है उनके सोल्यूशन आपको मैं देता रहूँगा। कुल मिला के समथिंग अराउंड मैं आपको 20 डीपीपी देने वाला हूँ क्वांटम केमिस्ट्री की, तो आप 20 से 25 डीपीपी मैं आपको दूंगा। तो उसके बाद एक टेस्ट, उसके बाद एक सीरीज़ शुरू कर लेंगे जिसके अंदर मैं आपको सारे के सारे जो डीपीपी है एक सीक्वेंस के अंदर सारी की सारी सॉल्व करा दूंगा। बाकी अगर आपने पहले के 6 लेक्चर देख लिए अब तक तो आपको उन डीपीपी के अंदर कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। वो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चंस थे, वो सारे के सारे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस थे जो आपसे पूछे गए हैं CSIR के अंदर, गेट के अंदर। तो आप उनको अच्छे से करिएगा और उनको जो आप वहाँ पर रिजल्ट यूज़ करोगे जितना भी आपने हम तक पढ़ा है उसके अंदर से आपके वो सारे के सारे क्वेश्चन ईजिली हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आखिर प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इसको कॉन्सेप्ट को हम पढ़ क्यों रहे हैं। अभी तक तो मैं आपसे कह रहा था कि आपके पास जब आपका कोई माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर होता है, हम लोग उसका बिहेवियर यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। बिहेवियर का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल को आप कैलकुलेट कर रहे हो। तो ऑब्जर्वेबल के लिए तो आपके पास क्या थे, ऑपरेटर्स थे जो हम पढ़ चुके हैं। हम लोग पढ़ चुके पोजिशन का ऑपरेटर क्या होता है, मोमेंटम का ऑपरेटर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर्स के बारे में हमें नॉलेज है इस टाइम पे, कौन कौन सा ऑपरेटर हमारा किस चीज़ के लिए है, तो वो मुझे पता है। उसके बाद आप कह रहे थे अगर आपका पार्टिकल मोशन के अंदर है, तो हर एक मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, मॉडल है। आपके पास मोशन कौन कौन से होते हैं, आपके पास ट्रांसलेशन मोशन हो, रोटेशनल मोशन हो, वाइब्रेशनल मोशन हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकल मोशन हो। तो आपके पास हर एक के कोरस्पॉन्डिंग क्या है, मॉडल्स हैं। ट्रांसलेशन के कोरस्पॉन्डिंग है पार्टिकल इन 1 बॉक्स, 2D बॉक्स, 3D बॉक्स। रोटेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, रिजिड रोटर है। वाइब्रेशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है। और इलेक्ट्रॉनिक के लिए आपके पास क्या है, हाइड्रोजन एटम है। तो चारों की चारों मोशंस के लिए आपके पास मॉडल्स हैं पहले से ही, और उन मॉडल की हेल्प से आप लोग क्या निकालते हो, उन मॉडल की हेल्प से आप लोग क्या निकाले थे, साई निकाले थे, यानी कि आपका वेव फंक्शन को आप डिटरमाइन कर लेते थे। अगर आपके पास वेव फंक्शन भी आ गया, आपको ऑपरेटर के बारे में पता है, और उसके बाद आप कहते थे कि ऑपरेट द ऑपरेटर ऑन वेव फंक्शन टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल्स। तो सारा काम तो हमारा हो ही गया था क्वांटम केमिस्ट्री का। तो आप लोग प्रोबेबिलिटी को पढ़ क्यों रहे हो, आप कोई भी चीज़ क्यों पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको पता है कि आप कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आपके बेसिक्स क्लियर हैं। और अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, मैं सिर्फ क्वांटम केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो और आपको बेसिक्स नहीं पता तो बहुत मुश्किल है CSIR नेट JRF का एग्ज़ाम क्लियर करना, और गेट का एग्ज़ाम क्लियर करना तो बहुत ही मुश्किल है अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है। तो आप ऐसी वीडियोस देखते रहोगे जहाँ पर आप लोग सॉल्यूशंस कर रहे हो प्रीवियस ईयर के कि यार ये क्वेश्चन आया था, इसका सॉल्यूशन ऐसे हो गया, ये छोटा सा कंसेप्ट बता दिया क्वेश्चन को लेकर, तो उससे आपका JRF नहीं होने वाला। आपको हर एक चैप्टर को थॉरोली पढ़ना है। मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर एक कमेंट देखा था, किसी ने कमेंट किया हुआ है कि सर मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दो जिससे मैं अपना JRF क्लियर कर सकूँ। तो देखो मेरी राय तो यही है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कुछ भी नहीं है JRF के लिए। हर एक यूनिट को अलग अलग वेटेज दी गई है। मैंने जो मेरा लेक्चर 1 था उसमें मैंने आपको बताया कि किस यूनिट को कितनी वेटेज दी गई है। जैसे क्वांटम केमिस्ट्री को 4 यूनिट गिवन है, थर्मोडायनामिक्स को 1 यूनिट गिवन है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी को 1 यूनिट गिवन है। तो इस तरीके से हर एक चैप्टर को अलग अलग यूनिट दी गई है। अब अगर आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हो, जैसे इन केस अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो, तो क्वांटम केमिस्ट्री आपसे एग्जाम के अंदर आपको मिलेगी 25 से लेकर 30 मार्क्स की आपको क्वांटम केमिस्ट्री आराम से मिलेगी। आपको पार्ट बी के अंदर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको पार्ट सी के अंदर भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो अगर आप क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो तो आप क्वांटम केमिस्ट्री को पूरा पढ़ो। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ऑपरेटर अलजेब्रा तक पढ़ लिया और आपने फिर आगे क्वांटम छोड़ दी, क्योंकि आपको तो सिर्फ 5 नंबर चाहिए क्वांटम केमिस्ट्री से, तो उसका कोई फायदा है नहीं। क्योंकि अगर आपने ऑपरेटर अलजेब्रा को पढ़ लिया और अगर आपको ऑपरेटर अलजेब्रा समझ में आ गया तो यकीन मानो क्वांटम केमिस्ट्री में और कुछ है भी नहीं। सिर्फ आपकी जो यूनिट 1 है ना, जो हम अभी पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम कुछ मॉडल्स पढ़ेंगे। वो मॉडल्स आपको दिए गए हैं पोस्टुलेट्स के अंदर, तो हम लोग पोस्टुलेट्स को पढ़ेंगे, फिर हम मॉडल्स पढ़ेंगे। उसके बाद आपकी यूनिट 1 लगभग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आपकी यूनिट 1 आपने अच्छे से समझ ली तो यूनिट 2, 3 और 4 के अंदर कुछ भी नहीं है, वो बड़े ईजिली हो जाएगी। अगर आपने यूनिट 2, 3 और 4 कर ली तो आपकी मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आराम से हो जाएगी। तो अगर आप क्वांटम पढ़ रहे हो तो ऑपरेटर अलजेब्रा तक मत रुको, आप पूरी क्वांटम पढ़ो। अगर आप कोई और चैप्टर शुरू कर रहे हो, इनकेस अगर आप थर्मो को शुरू कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आप थर्मो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लो। आप जूल थॉमसन कोफिशिएंट, आप जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट पढ़ लो, आप सिर्फ कार्नोट साइकिल पढ़ लो और आप स्टार्टिंग का बेसिक्स छोड़ के चले जाओ। तो ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक से ही आते हैं। क्वेश्चंस कहीं से भी पूछ सकता है, ऐसा कहीं नहीं है, ऐसा कोई भी आपको नहीं बता सकता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा। पूरे चैप्टर के अंदर जो आपको सिलेबस दिया गया है वहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप जिस चीज़ को पढ़ो उसे पूरा पढ़ो। अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती तो आप उसको पूरा ही छोड़ दो, ताकि जो आपको
जब आप एग्जाम करने बैठो और उस चैप्टर से जब क्वेश्चन आए तो आप उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश भी ना करो, आपका टाइम भी बचेगा। तो आप तरीके से तैयारी करो, थोड़ा सा स्मार्टली तैयारी करो, तभी आपका नेट जो है आराम से हो जाएगा। आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चॉइसेस होती है, तो आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आते आप उन टॉपिक्स को छोड़ भी सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, राइट। तो क्वांटम आपके पास मिलेगी 30 नंबर की, अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी क्वांटम पढ़ेंगे और आराम से क्वांटम के आपके सारे के सारे नंबर, आपके 30 की 30 नंबर की अगर आई तो आपके 30 नंबर पूरे आएंगे। बस आप पढ़ते जाओ किस तरीके से क्वांटम केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो। तो अभी तक तो मैं आपसे कह रहा था कि आपके मोशंस होते हैं, 4 मोशन है, उन चारों मोशन के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास क्या है, मॉडल्स हैं। उन मॉडल की हेल्प से आप निकाल लेते थे वेव फंक्शन, और आपको पता है कि आपको कौन सा ऑपरेटर यूज़ करना है किस वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल के लिए। तो आपने क्या किया, आपने उस ऑपरेटर को वेव फंक्शन के ऊपर लगाओ, आपकी वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल निकल कर आ जाएगी और आपका काम तो हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोगों की प्रोबेबिलिटी पढ़ने की आखिर ज़रूरत क्यों पड़ी? ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी कि 1928 तक तो सब कुछ ठीक था। 1928 तक सब लोग कह रहे थे कि चलो ठीक है, मॉडल्स है, फंक्शन है, ऑपरेटर लगाओ, वैल्यू निकाल लो, ओके है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आया हाइसेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, जो आप लोगों को पता भी है। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि जब हमारा माइक्रोस्कोपिक मैटर मोशन के अंदर होता है तो आप पोजीशन को और मोमेंटम को साइमल्टेनियसली नहीं निकाल सकते। तो उसने कहा कि अगर हम साइमल्टेनियसली उसे नहीं निकाल सकते तो जो ये वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन किस तरीके से निकाल देता है मोमेंटम को भी और पोजीशन को भी, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकाल देता है। तो उससे पूछा गया, तो बोन से ये सवाल पूछा गया कि हाइसेनबर्ग ने पूछा कि आखिर ये जो साई है ये कैसे आपकी डायरेक्ट वैल्यूज़ निकाल देता है, पोजीशन की भी और मोमेंटम की भी। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग तो जो है वो अनसर्टेनिटी, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग जो है मोमेंटम की और पोजीशन की आप डायरेक्ट वैल्यूज़ आप वैल्यूज़ को साइमल्टेनियसली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके जवाब में बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने जो हमारी वेव फंक्शन की डेफिनेशन थी, जो हम अभी तक पढ़ते हुए डेफिनेशन पढ़ते हुए थे वेव फंक्शन की, उस डेफिनेशन को फिर से क्या किया, री इंटरप्रिटेशन की उसकी, किसकी, वेव फंक्शन की। तो और उसने उसके बाद क्या कहा, उसने कहा कि जो आपका साई है, जो आपका वेव फंक्शन है, डज नॉट टेल अस अबाउट द एग्जैक्ट लोकेशन, वो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता ही नहीं रहा। आपका जो आप जो सोच रहे हो कि जो आपका वेव फंक्शन है, जब आप उसको ऑपरेटर के ऊपर लगाओगे तो आपकी वो डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आ जाएगी, तो आपके पास वो डायरेक्ट वैल्यू नहीं आ रही है। आपको बता रहा है कि आपका इलेक्ट्रॉन किसी विद इन ए रीजन के अंदर कहाँ पर लोकेटेड है। अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर रीजन के अंदर कोई मोशन हो रहा है तो वो बताएगा कि इस टाइम पे वो यहाँ पर है या नहीं है, यहाँ पर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर होने की संभावना कितनी है। तो साई आपको बता रहा है कि किसी भी सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। साई आपको ये नहीं बता रहा कि वो एग्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। अगर बात करते हैं मोमेंटम की, इनकी वैल्यूज़ की, तो वो ये भी नहीं बता रहा कि किस पोजीशन के ऊपर इसके मोमेंटम की वैल्यू क्या है। वो आपको बता रहा है एवरेज वैल्यूज़। वो आपको क्या बता रहा है, एवरेज वैल्यू बता रहा है। वो आपको क्या नहीं बता रहा, वो आपको एकदम डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं बता रहा। वो कह रहा है कि साई टेल अस एवरेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल, नॉट एग्जैक्ट वैल्यू। वो पोजीशन की एवरेज वैल्यू नहीं बता रहा, वो पोजीशन की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं बता रहा, वो मोमेंटम की डायरेक्ट वैल्यूज़ नहीं बता रहा। वो क्या बता रहा है, एवरेज वैल्यू बता रहा है। पूरे रीजन के अंदर आके उस हमारे वो जो जिस रीजन को हम स्टडी कर रहे हैं, मान लो 1D बॉक्स को ले रहे हैं, 0 से L का उसका बॉक्स है, तो उस पूरे बॉक्स के अंदर किस पोजीशन के ऊपर आपके इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाने की कितनी है, उस चीज़ को बता रहा है। वो ये बता रहा है कि पूरे बॉक्स के अंदर अगर बात करूँ मोमेंटम का एवरेज क्या निकल गया, एवरेज वैल्यू क्या निकल के आएगी पूरे बॉक्स के लिए। तो वो एवरेज वैल्यू की एवरेज वैल्यू की वहाँ पर बात कर रहा है, वो डायरेक्ट वैल्यू की बात नहीं कर रहा। उसके बाद क्या किया उसने, उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला दिया। उसने कहा कि प्रोबेबिलिटी का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ। डी टाउ को क्या है, डी टाउ है आपका वॉल्यूम एलिमेंट, यानी कि किस वॉल्यूम एलिमेंट के आप किस मतलब किस एरिया की आप बात कर रहे हो। अगर आप एक पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहे हो, आप लोग इंटीग्रेट कर दो छोटे छोटे एरिया को, और जो आपका बिल्कुल छोटा वाला वॉल्यूम एलिमेंट है उसको उसने डी टाउ कह दिया। अगर मैं 1D बॉक्स की बात करूंगा आपका डी टाउ dx हो जाएगा, या फिर dy हो जाएगा, या फिर dz हो जाएगा। अगर मैं 2D की बात करूंगा तो dx dy हो गया, 3D की बात करूंगा तो dx dy dz हो गया। तो जो आपका रीजन जिस तरीके से ले रहे हो उसके तरीके से आपका डी टाउ वहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो उसने एक फॉर्मूला दिया प्रोबेबिलिटी का, क्या दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार इंटू साई डी टाउ। ए से भी आप जिस रीजन में निकाल रहे हो उस रीजन की लिमिट्स डालो, इस फॉर्मूले के अंदर पुट करो, और ये फॉर्मूला आपको बता देगा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर रीजन। तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आइंस्टीन ने भी काफ़ी ज़्यादा काम किया हुआ है, इस फील्ड के अंदर काम कर रहे थे आइंस्टीन भी, तो उन्होंने वो क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर काफ़ी काम कर चुका है आइंस्टीन। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आपका जो साई है वो क्या बता रहा है, वो साई बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ओके। लेकिन आपका जो है फॉर्मूला है P = साई स्टार इंटू साई डी टाउ, ये फॉर्मूला कहाँ से निकल कर आया, आपने इस फॉर्मूले को ऐसे कैसे लिख दिया। तो बोर्न ने उसको बताया, बोर्न ने आइंस्टीन को बोला कि ये फॉर्मूला जो है आप ही का दिया हुआ है, आप ही के फॉर्मूले को मैंने क्या किया है, यूज़ किया है। आइंस्टीन ने कहा हुआ है कि जो आपकी इंटेंसिटी होती है वो क्या होती है, एम्पलीट्यूड
एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होती है। जितने आपके फंक्शन की आपकी एम्पलीट्यूड होगा उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल क्या होती है, इंटेंसिटी होती है। और इंटेंसिटी क्या होगा, इंटेंसिटी होगी फोटोन की डेंसिटी। जितने ज़्यादा फोटोन मेरे होंगे किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर, जितने ज़्यादा मेरे पर्टिकुलर रीजन के अंदर फोटोन होगी उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इंटेंसिटी क्या होगी, फोटोन डेंसिटी। ये किसके प्रोपोर्शनल होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी की डेंसिटी की। तो आपकी जो फोटोन की डेंसिटी अगर इसके बराबर है तो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। उसने यहाँ पर उसको क्या किया, उसने यहाँ पर उसको दोनों चीज़ों को कॉमन, दोनों चीज़ों को क्या किया, रिलेट किया। उसने कहा कि अगर फोटोन डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है तो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हो जाएगी। उसके बाद इसने कहा कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है वो तो क्या होती है, वो तो आपकी प्रोबेबिलिटी बाय वॉल्यूम होती है। ये कैसे होती है, आप कहते हो मास डेंसिटी की जब आप बात करते हो, जब आप बोलते हो कि मास डेंसिटी क्या है तो वो क्या होती है, वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर आप बात करते हो चार्ज डेंसिटी की तो चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज डेंसिटी होती है चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर मैं बात करता हूँ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की तो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होगी प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम। तो उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को क्या लिखा, प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम लिख दिया। तो ये चीज़ हमारी हो गई। उसके बाद उसने कहा कि जो मेरा प्रोबेबिलिटी का एम्पलीट्यूड है, प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड है उसको किससे बताया, उसने बताया साई से। और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, इसका फिर साई का स्क्वायर कर दूंगा। उसने कहा कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साई के स्क्वायर की। उसके बाद उसने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को क्या लिखा, उसने लिखा प्रोबेबिलिटी अपॉन में वॉल्यूम। उसके बाद उसने क्या किया, उसके बाद उसने वॉल्यूम को ऐसा ले गया, वॉल्यूम को जब इधर लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा, साई स्क्वायर इंटू में वॉल्यूम इक्वल टू प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को उसने पी लिख दिया। फिर उसने क्या किया, छोटे छोटे एलिमेंट को एक पूरे को इंटीग्रेट कर दिया। साई स्क्वायर इंटू वॉल्यूम में क्या ले लिया, डी टाउ, यानी कि वॉल्यूम एलिमेंट ले लिया। अब उसने छोटे छोटे वॉल्यूम एलिमेंट को लिया तो उसने उसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन के आ गया P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ ए से बी लिमिट। तो बोर्ड ने क्या किया, बोर्ड ने बताया कि जो आपका साई है वो एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा, वो तो प्रोबेबिलिटी बता रहा है फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर। और जो आप बात कर रहे हो कि वो मोमेंटम की डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी की डायरेक्ट वैल्यूज दे रहा है, वो उनकी डायरेक्ट वैल्यूज नहीं दे रहा, वो उनकी स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं दे रहा, वो आपको बता रहा है एवरेज वैल्यूज। एवरेज वैल्यूज को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी के ऊपर। उसके बाद इसने इस प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को डिराइव किया विद द हेल्प ऑफ आइंस्टीन के फॉर्मूले की हेल्प से उसने प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को भी डिराइव किया और उसको बताया कि सर ये फॉर्मूला तो आपका ही दिया हुआ है, और उसने वहाँ पर इस चीज़ को प्रूव कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमारे पास एक नई डेफिनेशन आई, नया इंटरप्रिटेशन आया फंक्शन का, जो क्या था, फंक्शन डिस्क्राइब्स द स्टेट ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल थ्रू ए वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब जो आपका फंक्शन है वो डायरेक्टली कुछ भी नहीं बता रहा, वो फंक्शन जो है वो हर एक चीज़ के वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के बिहेवियर को बता रहा है थ्रू इंपॉर्टेंट फिनोमिना ऑफ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। वो प्रोबेबिलिटी के थ्रू हमें सब कुछ बताएगा। कैसे बताएगा उसकी हम लोग बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। उसके बाद क्या कहा, फॉर्मूला उसने ड्राइव कर दिया। कैसे किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन ए डिजायर्ड रीजन ए टू बी इज P इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ ए से बी। अब उसने साई स्टार को भी यहाँ पर क्यों लिया, अगर मैं बात करूँ, उसने यहाँ पर साई का स्क्वायर था तो उसने साई स्क्वायर को भी, साई स्टार को उसने यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि साई जो है वो हमारा क्या हो सकता है, साई आपका इमेजिनरी भी हो सकता है। अगर इमेजिनरी भी हो सकता है तो फॉर्मूले में कहीं ना कहीं इमेजिनरी चीज़ भी आनी, तो उसने एक साई को साई स्टार कर दिया, साई स्टार इंटू साई किया इंटू डी टाउ किया, प्रोबेबिलिटी का आपका फॉर्मूला आ गया। जो आपके पास डिजायर्ड रीजन था ए से बी, उसने इंटीग्रेशन के अंदर उसकी लिमिट्स को पुट कर दिया। तो आपके पास एक फॉर्मूला निकल कर आया प्रोबेबिलिटी का, इंटीग्रेशन ऑफ साई स्टार साई डी टाउ ए टू बी। यहाँ पर डी टाउ क्या है, आपका वॉल्यूम एलिमेंट है। अब हम इस कंसेप्ट को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन जो आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, नेट के अंदर आया भी हुआ है, आने के चांसेस भी हैं। अगर क्वेश्चन आएगा प्रोबेबिलिटी से तो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। तो आप यहाँ पर कंसेप्ट को अच्छे से समझिए, मैं आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को करा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपको कह रहा है डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉक्स इफ़ पार्टिकल इज़ कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ। अब बहुत सारे बच्चे तो ये सोचते होंगे कि आखिर क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर बॉक्स क्या कर रहा है, डब्बा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या कर रहा है, किस तरीके से ये 1D बॉक्स है, हमें वो समझ नहीं आ रहा है क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आखिर ये बॉक्स है क्यों। तो पहले उस चीज़ को समझते हैं कि आखिर डब्बा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या कर रहा है। मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है, कोई आपके पास कॉन्जुगेटेड एल्कीन है। मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कोई कॉन्जुगेटेड क्या है, एल्कीन है, राइट। आपके पास यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एल्कीन है।
और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है रेजोनेंस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे और फिर जब रेजोनेंस है वापस भी हो सकता है, यहाँ से वापस उतरेंगे और ये चीज़ वापस यहाँ पर इधर चली जाएगी। तो रेजोनेंस इस तरीके से इसके अंदर हो रहा है। कॉन्जुगेट सिस्टम के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। कॉन्जुगेटेड सिस्टम एल्कीन के अंदर क्या होता है, रेजोनेंस होता है। इलेक्ट्रॉन एक डबल बॉन्ड से दूसरे डबल बॉन्ड के ऊपर जाते रहते हैं। तो बेसिकली क्या, अरे शिट मैंने मिटा दिया, चलो मैं दोबारा बना देता हूँ। जो आपका यहाँ पर जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड था, मैंने यहाँ पर बनाया था जिस तरीके से, अगर आपका एक कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का सिस्टम है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है आपका रेजोनेंस होगा। ये रेजोनेंस ऐसे भी हो सकता है, फिर जब ये वापस आएगा तो ये वापस भी यहाँ से आगे घूम सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, जो आपका इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूँ, वो इलेक्ट्रॉन इस एरिया के अंदर क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। वो इलेक्ट्रॉन इस वाले एरिया के अंदर ट्रैवल कर रहा है, कभी इस कार्बन के ऊपर, कभी इस कार्बन के ऊपर, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस एरिया के अंदर बार बार ट्रैवल कर रहा है। इससे इस कार्बन के ऊपर, इससे इस कार्बन के ऊपर, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। रेजोनेंस में आप क्या बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन कहीं एक जगह पे नहीं है, वो कभी यहाँ पर आ रहा है, जो उसकी चार्ज डेंसिटी है वो सारे कार्बन के ऊपर इक्वली क्या हो रही है, शेयर हो रही है। तो इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन आपका इधर से उधर मूव कर रहा है। तो उसने क्या किया, उसने इस पूरी चीज़ को क्या किया, एक डब्बे के अंदर बना दिया। उसने बता दिया कि आपका ये जो बॉक्स है ये इस तरीके का कोई चीज़ है, जो आपका ये जो आपका टर्मिनल कार्बन है ये इस बाउंड्री के ऊपर आ गया, ये जो आपका टर्मिनल कार्बन है ये इस बाउंड्री के ऊपर आ गया। उसने पूरे सिस्टम को एक बॉक्स की तरह ट्रीट किया और उसने कहा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो तो इस बॉक्स के अंदर ऐसे ऐसे घूम रहा है। इस मॉडल को वो बोल रहा है पार्टिकल इन 1D बॉक्स। पार्टिकल अभी सिर्फ कहाँ जा रहा है, एक डायमेंशन के अंदर मूव कर रहा है। तो वो इस चीज़ से रिलेट कर रहा है बॉक्स को, ना कि आपका कोई डब्बा, कोई क्यूब। तो आप समझिए कि आखिर डब्बा क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर क्या कर रहा है। तो जब हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमेगा, इसको वो क्या कह रहा है, बॉक्स कह रहा है। पार्टिकल इन बॉक्स की हम लोग मॉडल्स की हम लोग अच्छे तरीके से बात करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, पोस्टुलेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि पोस्टुलेट के अंदर ही आपको क्या दिए हैं, सारे के सारे मॉडल्स दिए हुए हैं। पोस्टुलेट को पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए बेसिक्स ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री, इसीलिए हम लोग क्या पढ़ा, इसीलिए हम लोगों ने ऑपरेटर अलजेब्रा पढ़ा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, फिर हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे, एवरेज वैल्यू पढ़ेंगे। जब हम ये सारी चीज़ पढ़ लेंगे उसके बाद हम लोग तैयार हो जाएंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम केमिस्ट्री को देखने के लिए, उनको समझने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आपके मॉडल्स क्या कह रहे हैं, किस तरीके से मॉडल्स बनाए गए हैं, कैसे आपका जो फंक्शन निकल कर आ रहा है, किस तरीके से कौन सा फंक्शन निकल कर आता है, क्या इसकी वैल्यूज़ होती है, उन सब चीज़ों की हम लोग आगे जाके बात करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली क्वांटम केमिस्ट्री आज से, आप बस ध्यान दीजिए कैसे मैं आपको चीज़ें करा रहा हूँ यहाँ पर। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द बॉक्स इफ द पार्टिकल इज कन्फाइंड टू मूव इन 1D बॉक्स ऑफ लेंथ 0 से x। आपका फंक्शन दिया गया है, साई आपको दिया गया है √2/L sin πx/L। तो मैंने आपको बताया कि आपका बॉक्स क्या कर रहा है। मान लो आपके पास कोई कॉन्जुगेट सिस्टम था यहाँ पर इस तरीके से, मैंने आपको ये बताया है। तो आपका इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे यहाँ ट्रैवल कर रहा है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की, कहाँ से, लेफ्ट हाफ के अंदर, यानी कि इस वाले एरिया के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आपको ये चीज़ कैलकुलेट करनी है। अभी बोर ने क्या किया था, री इंटरप्रेट किया था किसको, वेव फंक्शन को। उसने कहा था वेव फंक्शन तो प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की। उसने वहाँ पर फॉर्मूला भी दिया, तो अब उस फॉर्मूले को हम लोग यूज़ करने वाले हैं, उसका यूज़ यहाँ पर हम करने वाले हैं। तो उसने क्या किया, उसने ये फंक्शन दिया हुआ है, उसने क्या बताया, उसको आपको क्या निकालना है, आपको यहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालनी है। फॉर्मूला आपको पता है क्या होती है, प्रोबेबिलिटी इसको इंटीग्रेशन ऑफ, आपको जो लिमिट्स दी गई है, लिमिट्स क्या दी गई है, लेफ्ट हाफ की दी गई, यानी कि L/2 से, यानी कि L/2 से L, L/2 से L। आप इसकी निकाल लो या फिर यहाँ 0 से यहाँ की निकाल लो, बात क्या है। ये आपके पास क्या होगा, ये आपके पास होगा राइट हाफ, ये आपके पास क्या होगा, राइट हाफ। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लेफ्ट हाफ। तो लेफ्ट हाफ की लिमिट क्या हो गई, लेफ्ट हाफ की लिमिट होगी 0 से L/2, 0 से L/2, 0 से L/2। तो मैं लिमिट यहाँ पर दोबारा चेंज कर देता हूँ। लिमिट आपके पास क्या हो गई, लिमिट आपके पास होगी 0 से L/2। फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साई स्टार इंटू में साई डी टाउ। आपको पता है कि जो आपका बॉक्स है 1D बॉक्स है, लेंथ क्या है dx है, x के अंदर वेरी कर रहा है, तो आपका डी टाउ क्या हो जाएगा, डी टाउ तो आपका dx हो गया। बचा क्या, साई स्टार इंटू में साई। तो फंक्शन आपको गिवन है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है इंटीग्रेशन के अंदर, इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है और आपकी प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द लेफ्ट हाफ पार्ट ऑफ अ बॉक्स। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको साई स्टार की जगह वैल्यू पुट करनी है साई की, और साई की जगह क्या पुट करनी है, साई की, क्योंकि जो आपका ये फंक्शन है, साई इक्वल टू √2/L sin π/x, πx/L। इसके अंदर आपको कहीं भी कोई इमेजिनरी पार्ट तो दिख नहीं रहा, कहीं भी कोई आयोटा तो है नहीं। अगर हमारे पास कोई आयोटा नहीं है तो साई का स्टार इक्वल टू क्या होगा, साई होगा। मैंने आपको बताया था जब भी आप किसी चीज़ को कॉन्जुगेट करते हो, इसका मतलब आप क्या करते हो, आप आयोटा की जगह माइनस आयोटा लगाते हो। अगर आयोटा नहीं है दैट मीन्स आपका कॉन्जुगेट और वो नंबर क्या है, सेम ही होता है। तो देखिए आप किस तरीके से इसको निकालते हो।
आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है। लिमिट क्या है, 0 से L/2 है। डी टाउ आपका क्या है, डी टाउ आपका क्या है, dx है। फंक्शन आपको क्या गिवन है, फंक्शन आपको गिवन है √2/L sin πx/L। तो ये आपने क्या किया, फंक्शन की जगह इस वैल्यू पुट कर दी, इस वाले फंक्शन की जगह किया इसकी वैल्यू पुट कर दी, दोनों की जगह आपने क्या लगा दिया, साई लगा दिया। उसके बाद क्या किया, √2/L को क्या किया, कांस्टेंट है, आप इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या बच जाएगा, आपके पास निकल जाएगा 2/L। तो 2/L को आपने क्या किया, यहाँ से बाहर निकाल दिया। अंदर क्या बच गया, sin πx/L, sin πx/L क्या बन गया, sin² πx/L। अब जो आपका इसका इंटीग्रेशन होता है, मैंने आपको इंटीग्रेशन मैंने आपको बताए थे पहले लेक्चर के अंदर, वहाँ पर आप देखिएगा मैंने आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं लिख रखी। मैंने क्यों नहीं लिखी इसकी वैल्यू, क्योंकि जब इसकी ज़रूरत पड़नी थी हम इसको तब पढ़ लेते, तो आज हमें इसकी ज़रूरत पड़ रही है। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आपके पास कुछ इंटीग्रेशंस आएंगे, 8-10 आपके पास कुछ इंटीग्रेशन ऐसे आएंगे जिनकी आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करनी है। अगर आप उस इंटीग्रेशन को पेपर के अंदर निकालने बैठोगे, अगर आप मैथ साइड के भी हो तब भी आप इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद करो। अगर आप मेडिकल साइड के हो तो आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ याद करना आपके लिए ईजी भी है, और आपको मैथमेटिक्स अगर इतनी आती भी नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यूज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करो। तो मैंने यहाँ पर इसकी डायरेक्ट वैल्यूज़ क्या लिखी हुई है, sin² bx dx क्या होता है, sin² bx dx का इंटीग्रेशन क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा a to b, तो यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा a to b, और यहाँ पर भी क्या लगा दूंगा a to b। तो ये मेरे पास क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया 1/2 इंटू में x, उसकी लिमिट a to b x के ऊपर, फिर माइनस का 1/4b साइन का 2bx a/b। ये इंटीग्रेशन कैसे निकल कर आया इसकी भी थोड़ी देर में बात करेंगे। अभी बस मैं इसकी वैल्यू को डायरेक्टली यूज़ करता हूँ ताकि जो मेरा एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन हो जाए और आपको समझ आ जाए कि आखिर प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आने वाली है, नंबर निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा। थोड़े से कंसेप्ट आपके यहाँ पर थोड़े से क्लियर हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन की बात करेंगे थोड़ी देर के अंदर। अभी के लिए मैं बस इस डायरेक्ट वैल्यू क्या कर रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। sin² bx dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/2x, उसकी लिमिट्स माइनस का 1/4b sin 2bx x की लिमिट। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर π/L इंटू में x है। तो अगर मैं π/L को b से रिप्लेस करूँ तो मैं आपका एक तरीके से ये तो फॉर्म बन गई ना, sin² इंटू में bx dx बन गया। ये b आपका यहाँ पर क्या है, π/L है। मैंने अगर b को π/L की जगह रिप्लेस कर दिया तो आपका क्या बन गया, sin² bx dx बन गया। इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद होना भी चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। क्या डायरेक्ट वैल्यू थी, 1/2 इंटू में x, उसकी लिमिट लगानी, लिमिट क्या है 0 से L/2, 0 से L/2 मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी, माइनस का 1/4b इंटू में sin 2bx, लिमिट लगा दो, 0 से L/2 मैंने यहाँ पर लिमिट लगा दी। अब आपने जिसको b माना था अब वहाँ पर इस b की वैल्यू को वापस पुट कर दो। b आपका क्या था, b आपका था π/L। आपने यहाँ पर b की जगह आपको वैल्यू को पुट करना है। 2/L आपका बाहर था ही, 2/L आपका बाहर था ही। उसके बाद आपने क्या किया, 1/2 इंटू में x, 0 से L/2, 1/4b था, b की जगह क्या लगाया, π/L लगाया, इंटू में sin 2π/L इंटू में x। 2π/L की मैंने क्यों लगाया, मैंने लगाया कि आपकी जो b की वैल्यू वो क्या है, π/L है, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था तो क्या बन गया 2πx/L। उसके बाद आपने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। लिमिट को खोलना आपको आता ही होगा, एक बार अपर लिमिट लगानी है माइनस लोअर लिमिट लगानी है। तो उसको कैसे खोलोगे, 2/L तो मेरा बाहर था ही, 1/2 L/2 माइनस 0, L/2 माइनस 0, माइनस का L अपॉन में क्या, L मेरा यहाँ से ऊपर आ गया तो माइनस का L/4। साइन की वैल्यू क्या लिखी, आप पहले यहाँ पर क्या लगाओगे, साइन का लगाओगे L/2, x की जगह L/2 लिखोगे, उसके बाद x की जगह 0 लिखोगे। तो मैंने पहले क्या लिखा, 2/L इंटू में L/2 माइनस का sin 2/L इंटू में 0। तो ये तो आपका क्या बन गया, ये तो आपका बन गया sin 0। sin 0 क्या होता है, 0। sin 0 क्या होता है, 0। ये तो आपका बन गया sin 0। sin 0 क्या होता है, 0 होता है। यहाँ पर क्या बनेगा, 2 से 2 कट गया, L से L कट गया, क्या बन गया, ये बन गया sin π। sin π क्या होता है, sin π भी आपका 0 होता है। अगर ये 0 तो ये पूरी टर्म 0, अगर ये पूरी टर्म 0 तो ये वाली पूरी टर्म 0, अगर ये वाली पूरी टर्म 0 तो आपके पास क्या बच गया, आपके पास बच गया 2/L इंटू में L/4। 2 से इसको काट सकते हो तो L से L को काट दोगे, 2 से 4 काटोगे तो क्या बच जाएगा 1/2। 1/2 आपका क्या होता है 50%। 1/2 आपका क्या होगा 0.5। ये मेरा फ्रैक्शन के अंदर निकलेगा, परसेंट में निकालूंगा तो क्या निकालूंगा 50%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है अगर आप किसी माइक्रोस्कोपिक मैटर को देख रहे हो, पार्टिकल इन 1D बॉक्स के अंदर वो ट्रैवल कर रहा है, सिर्फ एक डायमेंशन में घूम रहा है किसी बॉक्स के अंदर, तो लेफ्ट हाफ, एक हाफ के अंदर पाए जाने की संभावना क्या है 1/2, यानी कि 50%। 50% वो हाफ के अंदर हो सकता है, 50% राइट हाफ के अंदर हो सकता है। तो बहुत कॉमन सेंस वाली बात थी कि 50% ही होगा आधे के अंदर, और फॉर्मूला भी हमारा क्या निकाल रहा है 50% ही निकाल रहा है। हालांकि मत लेना इस टॉपिक का, क्वेश्चन यहाँ से बहुत आते हैं। फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन दिस रीजन 0 से L/2, 0 से 3L/2, 3L/2 से L/4। तो आपको लिमिट चेंज कर देगा, आपको फंक्शन दे देगा और आपको बताएगा कि आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला यूज़ करना है। अगर आप फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपके पास दो तरीके के इंटीग्रेशन फंस सकते हैं। आपके पास sin² bx dx का टाइप का फंसेगा, या फिर आपके पास cos² bx dx के टाइप का फंसेगा। क्योंकि ये जो आपको फंक्शन गिवन था इस केस के अंदर, आपको फंक्शन गिवन था साइन के अंदर, ये जो फंक्शन आपके पास गिवन था √2/L sin πx/L, ये आपको cos की फॉर्म के अंदर भी गिवन हो सकता है।
अगर कोस की फॉर्म के अंदर गिवन होगा तो आपको किस तरीके से करना है, बस आपको कोस वाले फंक्शन को रखना है, इनटू में कोस वाला फंक्शन रखना है, इनटू में वॉल्यूम एलिमेंट, फिर आपको इंटीग्रेट कर देना जो लिमिट आपको गिवन होगी। उसके बाद आपके पास क्या बनेगा, कांस्टेंट को बाहर निकालो, अंदर एक फॉर्म बन जाएगी कोस स्क्वायर bx dx के तरीके से। उसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है, वो क्या याद रखनी है, ये याद रखनी है। साइन स्क्वायर bx dx क्या होती है, 1/2 इंटू में x माइनस का 1/4b साइन का 2bx। अगर मैं बात करूँ कोस स्क्वायर में क्या होगी तो सिर्फ बीच में प्लस लग जाएगा, इतना ही डिफरेंस है। फंक्शन आपका 1D बॉक्स के लिए साइन की फॉर्म में भी हो सकता है, कोस की फॉर्म में भी हो सकता है। साइन की फॉर्म में हुआ तो आप प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, आपको वहाँ पर जरूरत पड़ेगी साइन स्क्वायर bx dx के तरीके के फॉर्मेट की इंटीग्रेशन की, उसकी डायरेक्ट वैल्यू आपको पता है। अगर कोस की फॉर्म में होगा तो आपको जरूरत पड़ेगी इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वायर bx dx के टाइप की, उसका फॉर्मूला भी आपको पता है। आपको सिर्फ डायरेक्ट वैल्यू को फॉर्मूले को पुट करना है, उसके बाद वो क्या लगानी है, जो आपको लिमिट्स गिवन होगी आपको वो लिमिट लगानी है। लिमिट लगाने के बाद आपकी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली निकल जाएगी। वैसे क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर आगे जाके हम हर एक रीजन की प्रोबेबिलिटी को याद करने वाले हैं, एक तरीके से पूरा फॉर्मेट बन जाएगा, याद आपको इजीली हो जाएगी। और जो मैंने आपको ये फंक्शन दिया गया था, ये फंक्शन मेरा किसका था, ये मेरा फंक्शन था पार्टिकल इन 1D बॉक्स। जब हम लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स को पढ़ेंगे तो हम इस फॉर्मूले को भी डिराइव करेंगे, इस फंक्शन को भी डिराइव करेंगे, कैसे ये निकल कर आया। लेकिन आप इसको फंक्शन को अगर अभी याद कर सको तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हम लोग इसकी बार बार बात करेंगे। एवरेज वैल्यू के टाइम पे बात करेंगे, एक्स निकालेंगे तो बात करेंगे, पी एक्स निकालेंगे तो बात करेंगे, के एक्स निकालेंगे तो बात करेंगे, तो आपको ये अपने आप याद भी हो जाएगा। बस आप लेक्चर को देखते रहिए, जितना आपको याद हो रहा है उतना आप याद करिए। अभी के लिए बस आप क्या याद रखो, अभी के लिए आप प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूले को याद रखो, और आपको ये पता होना चाहिए आप किस तरीके से प्रोबेबिलिटी निकालते हो। साई स्टार साई डी टाउ, अगर आपके पास फंक्शन के अंदर कोई भी इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो आपका साई इक्वल टू साई स्टार होगा। इमेजिनरी पार्ट है तो साई स्टार क्या हो जाएगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लगाना है। उससे क्या होगा, मान लो आपके पास फंक्शन में आयोटा है तो साई स्टार में वो क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा हो जाएगा। तो आयोटा इंटू आयोटा क्या हो जाएगा, माइनस का आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया, 1 हो गया। तो बेसिकली साई स्टार इंटू साई मैंने इसलिए किया है क्योंकि अगर आपका कोई इमेजिनरी पार्ट हो तो वो साई स्टार इंटू साई करेंगे तो वो अपने आप 1 हो जाएगा। अगर इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो करने की भी क्या जरूरत है, साई इंटू में डी टाउ कर दो। आपको सिर्फ साई की जगह वैल्यू पुट करनी है। दो तरीके के इंटीग्रेशन आपको यहाँ पर याद रखने हैं, साइन स्क्वायर bx dx, कोस स्क्वायर bx dx। डायरेक्ट वैल्यूज याद करो, कैसे निकल कर आया मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यूज ही पता होनी चाहिए। पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप इसको इंटीग्रेट करने के लिए बैठो। तो पहले देखते हैं कि आखिर जो इंटीग्रेशन है मैंने किस तरीके से लिया है। इन दो वैल्यूज़ को आपको याद रखना है, कोस स्क्वायर bx dx को और साइन स्क्वायर bx के dx को। अब देखते हैं मैंने कैसे लिखा। जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है वो इक्वल टू होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। अगर आपको ये नहीं पता तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक के रेशो को देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को पढ़िए, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि जो आपका साइन स्क्वायर थीटा होता है वो तो आपका बराबर होता है 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो ये भी एक फॉर्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। इसको आप कैसे करोगे, अगर आपके पास इंटीग्रेशन दिया गया है साइन स्क्वायर bx का, इसका मतलब क्या, आप वहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप वहाँ पर ये लिख सकते हो 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन में 2। तो मैंने साइन स्क्वायर bx क्या लिख दिया, मैंने लिख दिया 1 माइनस कोस ऑफ bx 2bx अपॉन में 2। एक तरीके से bx आपका क्या है, थीटा है, तो यहाँ पर क्या आएगा 2 थीटा आएगा। तो क्या आ गया, 2 का bx आ गया, डिवाइडेड बाय 2 है, इनटू में dx है। अब आप क्या करोगे, इसको 1/2 को अलग से लिख लो, cos 2bx अपॉन 2 को अलग से लिख लो। तो 1/2 bx का तो आपको पता है, 1/2 को बाहर निकाल दो, खाली का क्या होता है, x होता है, ये भी आप कर दोगे। उसके बाद आपको cos x का भी पता है, cos ऑफ ax का भी पता है, तो इसको भी आप इंटीग्रेट इजीली कर दोगे। तो मैंने क्या किया हुआ है, 1/2 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है, x होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, आपका होता है cos x का sin x होता है। अगर आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ ax है तो इसका क्या होता है, sin x अपॉन में a, साइन ऑफ ax अपॉन में a होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास है cos ऑफ 2bx, तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ 2bx क्या होगा, साइन ऑफ 2bx अपॉन में 2b, साइन ऑफ 2bx अपॉन में 2b। जो यहाँ पर मैं a ले रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पर a क्या है आपका 2b के बराबर है, तो क्या निकल कर आएगा, cos ऑफ ax अपॉन में a क्या है 2b है, तो क्या निकल कर आ गया, साइन ऑफ 2bx अपॉन में 2b, साइन ऑफ 2bx अपॉन में 2b। एक तरीके से आप इसको क्या बोल सकते हो, इस पूरे पार्ट को आप a बोल दीजिए, इस पूरे पार्ट को आप क्या बोल दीजिए, a बोल दीजिए। तो cos ऑफ ax का क्या होता है, साइन ऑफ ax अपॉन में a। तो यहाँ पर क्या निकल कर आएगा, निकल कर आएगा साइन ऑफ ax अपॉन में a की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू क्या है 2b है, तो क्या पुट करोगे 2bx अपॉन में 2b। तो यहाँ पर आपका ये निकल कर आ गया। बाकी मैंने 1/2 को बाहर निकाल दिया। उसके बाद 1/2 आप कॉमन भी ले सकते हो, नहीं ले रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 का पैसे कर दो, इंटू में क्या बन जाएगा आपका, जो मैंने याद कराया था फॉर्मूला यहाँ पर बनकर आ गया। क्या बनकर आ गया, 1/2 इंटू में एक्स के ऊपर लिमिट लगाओ ऐसे भी, माइनस का ये 2 जब बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी को बाहर ले क्या हो गया 1/4b इंटू में साइन का 2bx, उसके ऊपर लिमिट लगा दो। तो आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो बहुत अच्छी बात है, कैसे निकल कर आए वो भी आपको पता है। अगर भूल जाओगे तो निकालना भी आपको आता है।
बाकी जितना हो सके डायरेक्ट वैल्यूज़ को याद करो। साइन स्क्वायर बी एक्स का मैंने बता दिया, कोस स्क्वायर बी एक्स का आप निकाल लेना। उसका भी क्या होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन होता है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा का होता है। मैंने जानबूझकर यहाँ पर नहीं लिखा इसलिए नहीं, ताकि आप भी थोड़ी बहुत रिसर्च करो। अगर आपको ऊपर वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नहीं पता तो मैं चाहता हूँ कि आप भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन को सर्च करो, वहाँ पर देखो कि आपका कोस स्क्वायर बी एक्स किसके बराबर होता है। आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पर पावर 2 के अंदर है, आपको लेकर आना है पावर 1 के अंदर, क्योंकि पावर 1 के अंदर अगर आ गया तो आपको उसका इंटीग्रेशन पता है। मैंने बेसिकली यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर पावर 2 को क्या किया है, 1 पावर के अंदर कन्वर्ट किया है। अगर 1 पावर में कन्वर्ट हो गया तो 1 की पावर का तो इंटीग्रेशन मुझे पता है। तो आपको यही करना है, आपको 2 की पावर को सिर्फ 1 में कन्वर्ट करना है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन निकालना। इस तरीके का रिलेशन आएगा, उसको इस तरीके से इंटीग्रेट करना, आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा, आपके पास ये वाला फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। मोटी मोटी बात यह है कि आपको प्रूफ आए या ना आए, आपको डायरेक्ट वैल्यूज़ अगर याद है तो क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर काम चल जाएगा। प्रूफ से कोई लेना देना नहीं है CSIR नेट का। आपके पास तो 4 ऑप्शन आएंगे, आपको तो सिर्फ टिक करना है कि कौन सा सही है, कौन सा वो आपसे कह रहा है कि आप इसको प्रूफ करके दिखाओ। तो आपको तो सिर्फ फॉर्मूलेस को याद करना है, वही इंपॉर्टेंट है। तो अब बात करते हैं डायरेक्ट फॉर्मूले को, जो मैंने अभी आपको बताया कि उसका क्या डायरेक्ट फॉर्मूला। मैंने आपको अभी क्या बताया, मैंने आपको बताया प्रोबेबिलिटी निकालना है वो विद इन ए रीजन। तो हमने स्टार्टिंग में इस वाले क्वेश्चन के अंदर क्या किया था, हमने इस वाले क्वेश्चन के अंदर किया था कि हमने लेफ्ट हाफ के अंदर निकाली किसके लिए, 1D बॉक्स के लिए ऑफ लेंथ 0 to x/l, और प्रोबेबिलिटी अभी क्या निकल कर आई, इस केस के अंदर निकल कर आई 1/2। अब इसको क्या बोल सकते 0.5 या फिर 50%। तो अगर ये आपने निकाली किसके लिए, 0 से L/2 के लिए, तो हम लोग इसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूले को याद करेंगे, ताकि अगर आपसे कोई पूछ ले कि L/2 से L के लिए क्या है, 3L/4 के L के लिए क्या, L/4 के लिए क्या है, तो अगर आपसे वो कोई भी रीजन पूछ लेगा तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू लिमिट्स को पुट करो, आपकी डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी निकल कर आ जाएगी। अगर आपने डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला याद कर लिया तो आपको साइन स्क्वायर बी एक्स तो कोस स्क्वायर बी एक्स का याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल मत सोचना, क्योंकि साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स की आगे भी जरूरत पड़ेगी। तो आप प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद करो, आप साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स का भी याद करो, कोस स्क्वायर बी एक्स डी एक्स का भी याद करो। 4 बार बोलोगे तो आपको याद हो जाएगा। बाकी मैंने उसको बताया भी है किस तरीके से वो निकला है। तो अगर आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है कि आपको साइन स्क्वायर बी एक्स डी एक्स को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, मुझे तो उसको 1 - cos टू द पावर में 2 करना है, उसके बाद इंटीग्रेट करना है तो 1/2 का हो जाएगा, एक्स मेरा यहाँ हो जाएगा, लिमिट लगानी, तो आपको वो चीज़ें याद भी हो जाएंगी। प्रूफ मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आपके दिमाग में पिक्चर बन जाए कि आप किस तरीके से उस चीज़ों को करते हुए आ रहे हो। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं ये आपको पता है, मैंने अभी बताया आपको प्रोबेबिलिटी आप इस केस के अंदर किस तरीके से निकाल रहे हो, तो ये तो आपको पता ही कैसे निकालते हो। लेकिन अब आप इतना बड़ा थोड़ा ना करने बैठोगे एग्जाम के अंदर, वहाँ तो आपको 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन करना है, तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला बनेगा, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये देखो कि वो डायरेक्ट फॉर्मूला जो बना रहे हैं वो किसके लिए बना रहे हैं। हम बना रहे हैं फॉर एनी स्टेट, यानी कि n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, n की वैल्यू 2 भी हो सकती है, n की वैल्यू 3 भी हो सकती है। 1 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब ग्राउंड स्टेट। पार्टिकल इन 1D बॉक्स के लिए n की वैल्यू 1 2 3 4 5 होती है, इसकी हम बात करेंगे 0 क्यों नहीं होती जब हम लोग पढ़ेंगे पार्टिकल इन 1D बॉक्स। अभी के लिए आप इतना याद रखो कि जब आपका पार्टिकल इन 1D बॉक्स होता है उसका फंक्शन क्या होता है, √2/L साइन का n/x/L, ये उसका फंक्शन होता है। जो आपकी n की वैल्यू है, जो आपके एनर्जी लेवल्स है, वो कहाँ शुरू होंगे, वो 1 से शुरू होंगे। जब हम लोग पार्टिकल इन 1D बॉक्स को पढ़ेंगे वहाँ पर मैं आपको इस फंक्शन कैसे निकल कर आया उसकी भी बात करेंगे, हमारी जो एनर्जी की लेवल है वो हमारी 1 से क्यों शुरू हुई उसकी भी बात करेंगे, हर एक चीज़ों की बात करेंगे। लेकिन अभी आप इन चीज़ों को याद करना सीखो। ग्राउंड स्टेट कौन सी होगी इस केस के अंदर, 1 होगी। अब मैं डायरेक्ट जो मेरा फॉर्मूला है वो किसके लिए है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका किसके लिए है, डायरेक्ट फॉर्मूला आपका किसी भी स्टेट के लिए है। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। फॉर एनी रीजन 0 से L/2 भी हो सकता है, L/2 से L भी हो सकता है, 3L/4 से L/4 भी हो सकता है, L/4 से 3L/4 भी हो सकता है। कोई भी रीजन आपके पास होता है विद इन ए बॉक्स। बस ध्यान रहे जो आपका बॉक्स है उसकी लिमिट क्या होगी, 0 से x और x से L, 0 से L के बीच में आपका x होना चाहिए। अगर आपकी लिमिट -L से L हो गई तो आपका ये वाला फॉर्मूला वहाँ पर काम नहीं आएगा। क्यों नहीं काम आएगा, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, क्योंकि उस वाले केस के अंदर वैल्यूज़ अलग निकल कर आती है। उस वाले केस के अंदर आपके पास लिमिट्स अलग होने के बाद आपका फॉर्मूला भी अलग तरीके से जनरेट होगा। तो ये वाला फॉर्मूला मेरा वैलिड किस चीज़ के लिए, ये वाला फॉर्मूला मेरा वैलिड है फॉर द बॉक्स। उसकी लेंथ क्या दी गई है, जिसकी लेंथ आपको दी गई है 0 से L, जिसकी लेंथ आपको दी गई है 0 से L के बीच में। 0 से L के बीच में लेंथ हो, आपका जो स्टेट है वो कोई भी हो, रीजन जो है वो कोई भी हो, आपका वेव फंक्शन क्या है, वेव फंक्शन आपका है √2/L साइन n/x। n आपका यहाँ पर क्या है, n आपका स्टेट है, ग्राउंड स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट, वो मेरा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, n रिप्रेजेंट कर रहा है। L आपका क्या है, L आपका है लेंथ की आपकी बॉक्स की आपकी लेंथ क्या है, बॉक्स की आपकी लेंथ क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है L। तो आपको जो डायरेक्ट फॉर्मूला निकल कर आएगा वो क्या आ गया,
वो निकल कर आ गया 1/l इंटू में x a से b माइनस का 1/2n पाई इंटू में साइन का 2n पाई x अपॉन में l इंटू का ab। तो इतना मुश्किल है नहीं याद करना, जिस तरीके से आपका इंटीग्रेशन का जो फॉर्मूला था थोड़ा थोड़ा लगभग वैसा सा ही है। तो आपको इनको याद करना है, कैसे आपको याद करना है ये आप जानो, लेकिन आपको इसको याद जरूर करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, इस वाले फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लो आपसे पूछ ले फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स विद इन द रीजन 0 से l/4। तो आप वहाँ पर क्या करोगे, आप वहाँ पर 1D स्टेट का जो x पाई है आपका, जो √2/l है, साइन का n पाई/x/l है, आप वहाँ पर साई को लगाओगे, डी टाई को लगाओगे, इंटीग्रेट करोगे, धीरे धीरे आगे जाओगे, साइन स्क्वायर bx की वैल्यू को पुट करोगे, फिर उसके अंदर लिमिट्स को पुट करोगे, फिर वहाँ से प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो आपका तो बहुत टाइम खराब हो गया। इससे अच्छा तो आप डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी का जो रिजल्ट निकल कर आ रहा है उसकी वैल्यूज़ को याद करना सीख लो। बार बार बोलो, आपको इनकी वैल्यू इजीली याद हो जाएगी। जैसे आपका जो रिजल्ट है इसके अंदर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ वैल्यू को पुट करना है। अगर आपकी जो स्टेट है वो ग्राउंड है, इसका मतलब क्या, n की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो मैंने क्या कर दिया, n की वैल्यू मैंने क्या पुट कर रखी है, n की मैंने वैल्यू 1 पुट कर रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, लिमिट्स क्या कर रखनी है, 0 से l/4, 0 से l/4, 0 से l/4, वैल्यू को पुट करो, लिमिट्स को निकालो, आपका रिजल्ट, आपका आंसर निकल कर आ गया प्रोबेबिलिटी का। तो क्यों आप वहाँ पर इंटीग्रेशन करने के लिए बैठोगे, राइट। अब जो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है ये भी डिराइव होता है, ये ऐसे नहीं है कि मैंने ऐसे ही लिख दिया है फिर भगवान ने आपको बोल दिया कि ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो। ये भी इसको भी प्रूव करेंगे कैसे निकल कर आया है, लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको याद क्या करना है। अगर आपसे कोई एकदम से पूछ ले कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स विद इन द रीजन 0 से l/2 इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। 1D बॉक्स की जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है उसके लिए n की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है। अलग अलग होती है, 1D बॉक्स के लिए अलग होती है, आपकी हाइड्रोजन एटम के लिए अलग होती है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, लेकिन जो 1D बॉक्स है उसके लिए क्या होती है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होती है n = 2 के ऊपर। तो मैंने क्या किया, मैंने n की जगह वैल्यू को 2 पुट कर दिया। आपकी जो लिमिट्स थी वो क्या थी, 0 से l/2 थी, 0 से l/2 लिमिट पुट करो, डायरेक्ट वैल्यूज निकालो, और उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू p को कैलकुलेट करना है लिमिट्स को लगा के, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्रोबेबिलिटी के अंदर आराम से वहाँ से डायरेक्ट वैल्यूज निकाल सकते हो। तो ये भी बहुत इजी है आपके लिए, इस चीज़ को भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब देखते हैं कि जो आपका प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला है वो कैसे डिराइव हुआ। अपना जो बॉक्स था वो कहाँ से लिमिट थी उसकी, x कहाँ था, 0 से l था, फंक्शन क्या था, √2/l साइन का n पाई x अपॉन में l। ये आपका फंक्शन होता है, ये आपका फंक्शन होता है फॉर 1D बॉक्स। इसको आपको याद करना है, अगर आप अभी याद करो तो बहुत अच्छी बात है, बाकी हम बार बार बात करेंगे इसकी, आपको याद हो जाएगा। आपको पता है कि जो आपका प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है, साई स्टार इंटू में साई। तो आपका जो साई स्टार है वो तो साई के बराबर ही, आपने क्या किया, साई की वैल्यू को यहाँ पुट किया, साई की वैल्यू को यहाँ पुट किया। उसके बाद आपने क्या किया, जो आपके कॉन्स्टेंट है, जो आपके कॉन्स्टेंट को आपने क्या किया, इनको आपने बाहर निकाल दिया, √2/l इंटू में √2/l क्या बन गया, 2/l बन गया। उसके बाद अंदर क्या बच गया, साइन स्क्वायर n पाई/x इंटू में l। आपने यहाँ पर साइन स्क्वायर, आपको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर bx क्या होता है, bx dx क्या होता है, वो तो आपका होता है 1/2 इंटू में x a से b माइनस का 1/4b साइन का 2bx। उसके बाद आपको इसकी लिमिट लगानी है a से b, तो आपको क्या लगाना है उसके बाद। अब ये तो आपका b किया हुआ है ना n पाई/l, तो मान लो कि जो आपका b क्या है, n पाई/l आपका क्या है, b है। तो आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी, 1/2 इंटू में x, a से b लिमिट, 1/4b इंटू में साइन 2bx, a से b लिमिट। उसके बाद आपने क्या किया, b की वैल्यू को वापस पुट कर दो n/l। तो आपने क्या किया, b की वैल्यू को आपने यहाँ पर वापस पुट कर दिया। b की जगह क्या लिख दिया आपने, n पाई/l लिख दिया, b की जगह लिख दिया n पाई/l लिख दिया। इस l को ऊपर ले आओ, नीचे क्या थोड़ी बहुत मल्टीप्लिकेशन, थोड़ी सी वो कैलकुलेशन में आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पर इजीली निकल कर आ जाएगा। इसी फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली याद करना है। अगर आपको ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद है तो आप 1D बॉक्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो किसी भी रीजन के अंदर। अगर आपका बॉक्स 0 से l के अंदर दिया गया है, जनरली वो 0 से l के बीच में ही पूछता है। अगर वो कभी कभी -l से l के भी पूछता है, वो कभी कभी 0 से 2l को ही पूछता है, उसकी बात करेंगे। लेकिन अगर 0 से l का पूछ ले, आपसे पूछ ले कि प्रोबेबिलिटी क्या है इस रीजन के अंदर, तो वो क्वेश्चन तो आपको 1 मिनट के अंदर ही हो जाना चाहिए। जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो नेट के अंदर पूछा गया है, और पूरे चांसेस है कि इस टाइप के क्वेश्चन दोबारा भी आ जाएंगे। तो आपको इस केस के अंदर पता क्या होना चाहिए, जब आप लिमिट्स को पुट करोगे तो आपको बस थोड़े से साइन के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो क्या निकल कर आएगी, मान लो आपकी लिमिट 0 से l/2 है, तो यहाँ पर क्या आएगी, l/2 - 0, तो ये तो ईजी है। लेकिन यहाँ पर क्या आएगी, साइन इंटू में 2, n मान लो 1 है आपका, n मान लो 1 है, तो आपका पाई क्या है, पाई/l। मान लो x क्या निकल कर आया, l/2 निकल कर आया, तो ये तो आपका 2 से 2 कट गया, क्या निकल कर आया, l से l कट गया, क्या निकल कर आ गया, साइन पाई निकल कर आ गया। कभी ये साइन पाई आएगा, कभी ये साइन 3π/2 आ जाएगा, कभी ये साइन 5π आ जाएगा, कभी ये साइन 5π आ जाएगा, कभी ये साइन क्या आ जाएगा, साइन आपका 7π/2 आ जाएगा। तो अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज़ को पता है, अगर आपको साइन की सारी वैल्यूज़ का पता है, तो आप इस फॉर्मूले के अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके डायरेक्ट वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपने डायरेक्ट फॉर्मूले को याद कर लिया
उसके बाद तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि साइन की वैल्यूज़ क्या होती है, पाई के ऊपर, पाई/2 के ऊपर, 3π/2 के ऊपर, 5π/2 के ऊपर। तो उसका भी बात कर लेते हैं कि आखिर जो आपकी साइन होती है उसकी वैल्यूज़ क्या होती है। अभी मैंने इस चीज़ों को यहाँ पर एक पहले साइन की बात कर लेते हैं। क्या होती है आपके पास, जो आपका साइन का ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। उसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, वो होता है +1 से -1 से। आप किस तरीके से ड्रॉ करोगे, आप जब साइन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो आपको 0 शुरू करना है, उसके बाद उसको क्या कर दोगे, ऐसे करो घुमा दोगे, फिर आपको यहाँ शुरू करना है π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2, 7π/2, 8π/2। आपको इस तरीके से लिखते जाना है π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। आपको यहाँ पर 2π/2 क्या हो गया, तो पाई हो गया, लेकिन आप इसको ऐसे मत याद रखो, आप इसको π/2 पाई, 3π/2 फिर 2 पाई, ऐसे मत याद रखो। अब इसको कैसा रखो, π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, इस तरीके से नोट कर दिया। ये आपका क्या है, ये तो आपका 1 है, ये तो आपका क्या है, तो आपका 0 है, ये आपका क्या है, -1 है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो sin π/2 इक्वल टू sin 5π/2, sin π/2 इक्वल टू sin π/2 इक्वल टू आगे क्या आएगा, sin 9π/2। क्या होगा सब के सब, ये तो मेरी 1 के बराबर होएगी। उसके बाद यहाँ पे आप क्या बोलते हो, sin 2π/2 यानी कि sin पाई, sin 4π/2 यानी कि sin 2 पाई, sin 6π/2 यानी कि sin 3 पाई, या फिर जनरली आप क्या बोल सकते हो, sin का n पाई। n आपका क्या है 1 2 3, तो क्या होगा, ये 0 होगा, ये तो 0 हो गया। उसके बाद अगर बोल सकते हो कि sin का 3π/2, sin का 7π/2, 7 का 11π/2, तो sin का 11π/2, इस तरीके से वैल्यू होगी, तो आपका क्या हो गया, वो -1 हो गया। तो जल्दी से ग्राफ बनाओ, देख लो कि जो आपका पाई है वो कहाँ आएगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे करना है। और उससे आगे आप लगा दो π/2। आपको पता है कि ऊपर की तरफ वैल्यू +1 है, नीचे की तरफ वैल्यू -1 है, बीच में आपकी वैल्यू क्या है, 0 है। तो आपको साइन की वैल्यू भी यहाँ से याद हो गई। अगर मैं बात करता हूँ कोस की, तो कोस को आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, कोस को आपको स्टार्ट करना है +1 से। ये मैक्सिमम वैल्यू क्या देगा, +1, मिनिमम क्या देगा, -1। स्टार्ट आपको वैसे ही करना है, यहाँ 0 हो गया। इस वाले केस के अंदर स्टार्टिंग में क्या है, इस वाले केस में यहाँ पर 0 है, आपने स्टार्ट क्या किया, 0 π/2 से स्टार्ट किया, 0π/2, 1π/2, 2π/2, 3π/2, 4π/2। तो यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 0π/2, दूसरे में क्या करोगे 1π/2, तीसरे में क्या करोगे 2π/2, 3π/2, 4π/2, 5π/2, 6π/2। इस तरीके से आप लिख दो वैल्यूज़, 0 की, 4π/2 की, 8π/2 की, तो क्या निकल कर आ जाएगी, +1 निकल कर आ जाएगी। उसके बाद आप क्या बोलोगे, कोस के π/2 की, कोस के 3π/2 की, कोस की 5/2 की, कोस के 7π/2 की, कोस के 9π/2 की, तो वैल्यू क्या निकल कर आ रही है मेरे पास, 0 निकल कर आ रही है। मैंने यहाँ पर नीचे लिखा भी हुआ है, कोस के 0 की, कोस के 0 की, कोस के, ये मेरा यहाँ पर क्या है, कोस का 0 है, ये मेरा यहाँ पर क्या है, कोस का 0 है यहाँ पर ये। उसके बाद मैंने क्या लिखा हुआ है, कोस का 0 आपका यहाँ पर है, 0 डिग्री अगर यहाँ पे, तो कोस का 0 आप स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, यहाँ से ऊपर स्टार्ट हो रही है। तो कोस के 0 की, यानी कि कोस के 0π/2 की, कोस के 4π/2 की, कोस के 8π/2 की क्या वैल्यू निकल कर आएगी, 1 निकल कर आएगी। इसको आप क्या बोल सकते हो, कोस का 0, इसको आप क्या बोल सकते हो, कोस का 2 पाई, इसको आप क्या बोल सकते हो, कोस का 4 पाई, यानी कि कोस का जो अपना ये आ रहा है इवन इंटीजर केस के अंदर, यानी कोस का 2 पाई, कोस का 4 पाई, कोस का 6 पाई, कोस का 8 पाई, कोस का 10 पाई। अगर आपका जो पाई है वो इवन इंटीजर के मल्टीप्लाई के अंदर है और उसके ऊपर आप कोस लगाओगे तो वैल्यू क्या निकल कर आएगी, +1 निकल कर आ जाएगी। उस तरीके से आप यहाँ पर देख लो, π/2 की, कोस के π/2 की, कोस के 3π/2 की, कोस की 5π/2 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, 0 निकल कर आ रही है। इस वाले केस के अंदर आप देख लो, यहाँ पर क्या है, कोस का 2π/2 यानी कि कोस का पाई है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोस का 3 पाई है, यानी कि यहाँ पर क्या है, कोस का 5 पाई है। अगर आपके साथ पाई के साथ जो है वो ओड मल्टीप्लाई में है और आप उसका कोस देख रहे हो, तो क्या निकल कर आएगी उसकी वैल्यू -1। अगर इवन मल्टीप्लाई के अंदर है तो +1, अगर आपके पास ओड मल्टीप्लाई में है तो -1, अगर आपके पास इवन मल्टीप्लाई में है तो +1, अगर आपके पास ओड मल्टीप्लाई में है तो -1, अगर आपके पास फ्रैक्शन के अंदर है तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आपको कोस की वैल्यू भी पता होनी चाहिए, आपको साइन की वैल्यूज भी पता होनी चाहिए, आपको sin स्क्वायर bx dx के इंटीग्रेशन का पता होना चाहिए, आपको cos स्क्वायर bx dx के इंटीग्रेशन का आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है फॉर फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन 1D बॉक्स। आपको उसके प्रोबेबिलिटी का डायरेक्ट फॉर्मूले को भी पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि जो मेरा फॉर्मूला निकल कर आ रहा है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आपका sin स्क्वायर bx dx का जो इंटीग्रेशन है वो कहाँ से निकल कर आ रहा है। प्रूफ आपको याद हो ना हो मैटर नहीं करते, लेकिन आपको जो रिजल्ट याद करने के अंदर आपको प्रूफ बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अगर आप एक बार प्रूफ को अपने हाथ से लिख कर देखोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी याद हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आप एक बार प्रूफ अपने हाथ से लिख कर देखो और उसके बाद उसको याद करो, बार बार बोलो, 5 बार बोलो, 10 बार बोलो, 20 बार बोलो, वो याद ईजिली हो जाएगा। तो आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या याद किया, हमने याद किया 1D बॉक्स के लिए बॉक्स का रीजन क्या है, 0 से L है। बॉक्स की लेंथ क्या रहेगी, 0 से L रहेगी। बॉक्स की लेंथ रहेगी 0 से L, इसको भी याद रखना 0 से L ही
ही रहेगी। ये आप मैं 0 से 2l नहीं कर रहा, मैं इसको -l से l नहीं कर रहा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। ना ही मैं -2l से 2l कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 0 से l की। बॉक्स की लेंथ क्या रहेगी, 0 से l रहेगी। वेव फंक्शन उसके लिए क्या होता है, वेव फंक्शन होता है √2/l साइन का n πx/l। ये उसका क्या होता है, वेव फंक्शन होता है। इसकी तो बहुत बार बात करेंगे, ये आपको वैसे ही याद हो जाएगा, टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को आपको याद रखना है डायरेक्टली, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले को आपको डायरेक्टली याद रखना है। क्या होता है वो, 1/l इंटू में x, उसकी लिमिट माइनस का 1/2nπ साइन का 2nπx/l इंटू में b/a। बेसिकली आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हो, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x/l, यहाँ पर क्या है x/l, यहाँ पर क्या है x/l, यहाँ पर क्या है x/l, उसके बाद क्या है 2nπ ये रहा, 2nπ ये रहा, साइन लगाना है। आप कुछ अपने तरीके से याद करो, जिस तरीके से आप उस चीज़ों को याद रख सकते हो, जिस तरीके से आप उसको लिख सकते हो, आपको उस तरीके से याद रखना है। x/l साइन का 2nπ, साइन नीचे 2nπ लगा दो, फिर x/l दोबारा लगा दो। लिमिट्स लगानी है आपको साइन के अंदर और l के अंदर, x के अंदर आपको लिमिट लगानी है। तो आप जिस तरीके से भी इसको याद रख सको, आप उस तरीके से इसको याद रखो, पर आपको इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए। उसके बाद आपको फॉर्मूला मैंने यूज़ कराया अभी किसके लिए, लेफ्ट हाफ के लिए, यानी कि 0 से l/2 के लिए। अपनी वैल्यू निकल कर आई थी, डायरेक्ट की क्या निकल कर आई थी, 1/2 यानी कि 0.5, यानी कि 50% हमारी वैल्यू निकल कर आएगी। अगर आप इस फॉर्मूले के अंदर लिमिट्स को पुट करोगे l/4 से 3l/4, तो आपका p निकल कर आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस का 1/π। इसकी वैल्यू होती है 0.82। अगर मैं बात करूं तो 82%। अगर आप इसकी लिमिट पुट करोगे 0 से l/4, 0 से l/4 यानी कि पहला क्वार्टर, राइट क्वार्टर हो गया, राइट का फर्स्ट साइड का क्वार्टर, l को तोड़ दो 4 हिस्से के अंदर, पहले क्वार्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाने की संभावना कितनी है, वो निकल कर आएगी 1/4 माइनस का 2π, यानी कि 0.09, यानी कि 9%। अगर मैं बात करूं l/2 से l की, यानी कि राइट साइड वाले हाफ की, तो क्या निकल कर आएगी 1/2 0.5, यानी कि 50%। यानी कि अगर मैं इस बॉक्स को यहाँ पे बनाऊं तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है राइट हाफ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है राइट हाफ। ये क्या निकल कर आएगा, राइट हाफ क्या निकल कर आएगा, राइट हाफ हो गया 50%। अगर मैं बात करूँ लेफ्ट हाफ की, तो लेफ्ट हाफ कौन सा आपके पास, लेफ्ट हाफ क्या आपके पास, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लेफ्ट हाफ, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है लेफ्ट हाफ, ये आपके पास क्या है लेफ्ट हाफ। ये कितना निकल कर आया, ये भी आपके पास निकल कर आ गया 50%। अब मैं बात करता हूँ l/4 से 3/4 के लिए, l/4 से 3/4 के लिए, तो l/4 से 3l/4 मेरा ये रहा, l/4 से 3l/4 मेरा ये रहा, l/4 से 3l/4 मेरा ये रहा। इसके लिए क्या निकला, इसके लिए निकल कर आया 82%। इसके लिए क्या निकल कर आया 82%। तो आपका इसके लिए कितना हो गया, आपका इसके लिए कितना हो, इसका आपको पता है 82% है, इसका आपको पता है 80% है, इसका आपने निकाला है, ये भी किसका निकाला है, 0 से l/4 निकाला है, 0 से l/4 निकाला है। ये रहा आपका 0 से l/4, अलग पेन यूज़ कर लेता हूं मैं 0 से l/4 के लिए। 0 से l/4 ये रहा, 0 से l/4 ये रहा। ये कितना निकल के आया था, ये निकल कर आया था मेरा 9%। तो अगर ये 9% है, ये 9% है, उसके बाद ये आपका 82%, तो ये कितना बच गया, ये भी तो 9% बच गया। और ऊपर से वैसे सिंपल सी ये भी तो बात है ना, अगर आपका राइट साइड का क्वार्टर, लेफ्ट साइड का क्वार्टर के अंदर 9% है, तो राइट साइड क्वार्टर के अंदर 90% होगा, लेफ्ट हाफ के अंदर 50% है, तो राइट हाफ में 50% होगा, और बीच वाले में कितना हो गया 82% हो गया। आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यू को, इन सबको, इन सारी की सारी वैल्यूज़ को आप निकाल कर देखिएगा किस तरीके से निकलेगी। कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ लिमिट्स को पुट करना है किसके अंदर, जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला याद किया है किसका, प्रोबेबिलिटी का। आप इसके अंदर लिमिट्स को पुट करिए, वैल्यूज़ को निकालना सीखिए, वैल्यूज़ आपकी सारी की सारी यही निकल कर आएगी। ये सारी वैल्यू मैंने लिखी हुई है n=1 के लिए, यानी कि ग्राउंड स्टेट के लिए। आप ग्राउंड स्टेट के लिए भी निकाल कर देखिए, और आप लोग n=2 के लिए भी निकाल कर देखिए, और n=3 के लिए भी निकाल कर देखिए। जब मेरा n=2 होगा तो मैं क्या करूँगा, n की जगह 2 रख दूंगा, बाकी मैं x के अंदर लिमिट लगा दूंगा। अगर आपका n=3 है तो मैं क्या करूँगा, n की जगह 3 पुट कर दूंगा। तो सिर्फ आपको बेसिकली n की वैल्यू को पुट करना है फॉर्मूले के अंदर, कौन से आपको लेवल दिया गया है, उसके बाद आपको रीजन के अंदर लिमिट क्या दी गई है, आपको लिमिट पुट करनी है। आपको अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप इजीली वहाँ से प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। और ये क्वेश्चन नेट के अंदर पूछा भी जाता है, तो आप इस चीज़ को हल्के में बिल्कुल मत लेना। अब से हमारी मैथमेटिक्स शुरू हो गई है क्वांटम केमिस्ट्री के अंदर, लेकिन हम लोग हर चीज़ को प्रूफ करते हुए चलेंगे, आराम से चलेंगे। आपको क्वांटम केमिस्ट्री में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, बशर्ते आप हर चीज़ों को समझते हुए चलें। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको याद करना सीखें, बोल बोल के याद करो क्वांटम केमिस्ट्री को, तभी याद होगी। जैसे मैं आपको रिकैप देता हूँ स्टार्टिंग में, उसी तरीके से घर पर बैठ के बोलना सीखो, तभी आपको क्वांटम केमिस्ट्री याद होगी। और ऐसे तो क्वांटम केमिस्ट्री बिल्कुल मत पढ़ो कि आप कहीं से पढ़ रहे हो, सिर्फ आपने सीधा पार्टिकल मंडी बुक शुरू कर दिया, उसके फंक्शन को पढ़ लिया, उसकी इस वैल्यू को याद करने लग गए, तो आप ये वैल्यू पक्का भूल जाओगे एग्जाम से पहले, ये गारंटी है। अगर आपने इसको पता नहीं होगा ये वैल्यूज़ कहाँ से निकल कर आई है, तो आप इन चीज़ों को एग्जाम सेंटर के अंदर पक्का भूलने वाले हो, और बाहर निकल के बोलोगे काश मैंने इसका प्रूफ पढ़ा होता तो मैं वहाँ बैठ कर प्रूफ कर लेता, मेरे पास टाइम था।
तो टाइम आपके पास होता है एग्ज़ाम के अंदर, अच्छा खासा टाइम होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई करो कि आपको इनकी डायरेक्ट वैल्यूज़ याद रहे। अगर आपके पास एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आया और आप वैल्यू को भूल भी गए तो आप ड्राइव कर सकते हो, 1 मिनट ही लगता है, कोई बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। प्रूफ को देखो, प्रूफ को आंखों से देखो कैसे हो रहा है, प्रूफ को दिमाग के अंदर बार बार घुमाओ, जो आपको वैल्यू निकल के आ रही है उसको बार बार बोल के उसको याद करो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के अंदर शेयर कीजिए। नया चैनल है, मैं पूरा कोर्स यहाँ पर डालने वाला हूँ फ्री के अंदर सभी बच्चों के लिए, ताकि इंडिया के अंदर सारे के सारे बच्चे पढ़ सके। एक MSc लेवल का जो टेस्ट दे रहे हो आप लोग, वहाँ पर तो कम से कम सभी बच्चे इक्वली बैठे हैं एग्ज़ाम देने के लिए, सभी बच्चे पढ़ के बैठे हैं। इसीलिए मैंने इस चैनल को खोला है, तो इसको जितना शेयर कर सको उतना शेयर करो, ताकि सब लोग पढ़ें और हमारे जो एग्ज़ाम है उसकी अच्छी खासी वैल्यू बढ़ जाए एग्ज़ाम की। और उसी लिए मैंने इस चैनल को खोला हुआ है। तो तब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए और खुश रहिए।